नमस्कार, प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दशहरा खत्म हो चुका है। आपने कई रावण जलते देखे होंगे, कुछ को अपने अंदर भी पाया होगा। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ साफ बयान दिया है। कहा है कि 29 सितंबर को जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने पीओके में की, उससे 30 साल की भड़ास निकली है। पीएम ने भी दशहरा के मौके पर कहा कि आतंकवाद के रावण को खत्म करना है। युद्ध से बुद्ध की तरफ जाने वाले लोग हैं हम, लेकिन आतंकवाद ही नहीं, लड़ाई भूखमरी से भी है, लड़ाई कुपोषण से भी है। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और सीधे सीधे कहें तो हम उसमें मात खा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया से भूखमरी पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन उसका ये लक्ष्य अभी दूर की कौड़ी ही लगता है। इसलिए भी कि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत भूखमरी खत्म करने के मामले में अभी काफी पीछे है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के 2016 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 118 देशों में 97वां देश है, यानी कि 97th इसका स्थान रहा है। इस मामले में भारत एशिया में भी काफी पीछे है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश भारत से आगे हैं। नेपाल 72वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें स्थान पर है। सिर्फ पाकिस्तान और 3 अन्य एशियाई देश ही भारत से पीछे हैं। इसी हफ्ते गोवा में ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक होने जा रही है और दुनिया की नई आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में इन देशों को कई मामलों में एक दूसरे के आसपास भी गिना जाता है, लेकिन भूखमरी के मामले में भारत इन देशों के आसपास भी नहीं है। ब्रिक्स देशों में भूखमरी के मामले में भारत सबसे निचले स्थान पर है। ब्राजील 16वें, रूस 24वें, चीन 29वें और दक्षिण अफ्रीका 51वें स्थान पर है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई पैमानों पर अपना प्रदर्शन सुधारा है। सन 2000 के मुकाबले भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 25% का इजाफा किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। भूखमरी, कुपोषण और अधूरे शारीरिक विकास के मामले में भारत अब भी काफी पीछे है। 5 साल तक के हर 5 में से 2 बच्चों का पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के दक्षिण एशिया के डायरेक्टर PK जोशी का कहना है कि भारत अगले 6 साल में दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है। ऐसे में ये बहुत अहम है कि हम अपनी 1.4 अरब की आबादी को सेहतमंद जिंदगी के लिए पोषक आहार मुहैया करा सके। भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भूखमरी में कमी की मौजूदा दर बनी रही तो भी 2030 में दुनिया से भूखमरी खत्म करने की संयुक्त राष्ट्र की चुनौती का कामयाबी से सामना नहीं हो पाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे भारत, पाकिस्तान, हैती, यमन और अफगानिस्तान जैसे देश, जिनमें सामान्य से गंभीर स्तर तक भूखमरी बनी रहेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापने के कई पैमाने हैं, जैसे कुपोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अवरुद्ध शारीरिक विकास, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर वगैरह। ऐसा नहीं है कि भारत ने इस दिशा में विकास नहीं किया है। अगर भूखमरी की ही बात करें तो 2010 में भारत में जहां 17% आबादी भूखमरी की चपेट में थी, वहीं 2015 में ये घटकर 15% रह गई। जहां 2010 में 20% बच्चों का कद के लिहाज से कम वजन था, वहीं 2015 में ये घटकर 15% रह गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अवरुद्ध शारीरिक विकास की दर 2010 में 48% थी, जो अब 38.7% रह गई है। 5 साल से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर भी इस दौरान 6.6% से घटकर 4.8% रह गई। इन सभी पैमानों पर भारत ने तरक्की की है, लेकिन चुनौती अब भी बहुत बड़ी है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इन सब पर अब जिन संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना है, वो या तो इसके लिए पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है या फिर पूरी तरह जागरूक नहीं है। भारत में आंगनबाड़ी कार्यक्रम इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कई जगह प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी साफ दिख रही है। जैसे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, वो देखते हैं। मध्य प्रदेश के बड़गांव में 75 साल की लालबाई अपनी पोती की देखभाल में रहती हैं, जब उनके बेटे और बहू 5 किलोमीटर दूर खेतों में काम करते हैं। 2 साल की ममता भीषण कुपोषण की शिकार हैं। वजन सिर्फ 7 किलो, जो औसत से 3 किलो कम है। उसे फौरन इलाज की जरूरत है।
কমজোরি ছে কই দেব না আমরা কাম করানি হয় করি না মুলি জানোনি नीले जा पाते কোন রবে না যা ঘর কোন রবে এসে করি लालबाई को अपनी पोती की सेहत की गंभीरता की भनक तक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थुमी बाई को भी इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं। ठीक है नहीं है। थुमी बाई और उसके साथी में से कोई भी लिख पढ़ नहीं सकता। शायद यही वजह है कि बीते 9 साल में उसने सिर्फ 3 बच्चों को ही पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा है। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कैसे मदद करती इन ये बच्चों तो का? मैं ये पिछाड़ तो लेते ठीक है, हैं, ये हाँ। तो पढ़ दे, रिकॉर्ड नहीं पढ़ना आता रिपोर्ट है, नहीं पढ़ते आते तो कैसे करते हो फिर इसको मदद मैं कैसे? कराते वो छोरा कर देता मेरा छोरा करता है कि यहीं बैठता है आपके साथ या कि काम करता है? हाँ, वो आता तो टाइम टाइम से कर देता। अलीराजपुर जिले में 2100 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें से 200 केंद्रों के कर्मचारी लिख या पढ़ नहीं सकते और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई इन लोगों के सहारे बहुत दूर तक लड़ी नहीं जा सकती। हमको प्रॉब्लम जाती है जहाँ जिस केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनपढ़ है उनको समझाना, उनको ग्रोथ चार्ट भरवाना, उनका प्रतिमा वजन लेकर उनका पोषण स्तर ज्ञात करना कि उनके केंद्र पर कितने बच्चे अति कम के हैं, कितनों को मध्यम और कितनों को आपको एनआरसी में भर्ती करना, तो ये प्रॉब्लम तो जाती है, हमें बहुत समस्या है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार हर 10 में से 3 बच्चा अलीराजपुर जिले में कुपोषित है और इस भयावह आंकड़े के बावजूद भी जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं उनके बेड्स खाली हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है वो मानता है कि जो पूरा सिस्टम है कुपोषण से लड़ने के लिए उसको सुधारने की जरूरत है और इसी कड़ी में वो जल्द ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको साक्षर बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। अलीराजपुर से वसीम राजा और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाहे भूखमरी की हम बात करें या कुपोषण की बात करें तो आंकड़ों में कहीं खोकर रह जाती हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम आप इसको बेहतर समझ सकें, इसको जैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को आपने देखा जो वहां पर काम कर रही हैं, उनको भी बेहतर पता नहीं है, हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। इसको समझने के लिए और क्या करना चाहिए, हमारे साथ खास मेहमान हैं रितिका खेरा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स की IIT दिल्ली में पढ़ाती हैं, नरेगा, फूड राइट्स, इन सब पर काफी सालों से काम कर रही हैं। रितिका जी, आपका बहुत स्वागत है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने देखा, एक तो तस्वीर जो हमने देखी सिद्धार्थ ने जो हमें दिखाई है वहां से, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन ये हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं भूखमरी और कुपोषण के बीच? क्या ये तो इंटर रिलेटेड है, फिर अलग अलग क्यों है? कुपोषण की जो समस्या है वो भूखमरी से बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ। क्योंकि सही बच्चे को पोषण अगर पहुंचाना हो तो न सिर्फ उसमें खाने का योगदान है, साफ पीने का पानी भी होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी होनी चाहिए, ओपन डेफिकेशन से भी बच्चे को बचाना है। इस वजह से दोनों को अलग रखा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो भूखमरी को हटाना एक आसान काम है क्योंकि लोगों तक सिर्फ कुछ ना कुछ खाना पहुंचाने की बात है, लेकिन अगर आपको कुपोषण के साथ लड़ाई करनी है तो आपको न सिर्फ खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य, पानी, खुले में शौच, इन सब चीजों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आंगनवाड़ी वाला प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके तो उसमें आंगनवाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर उनको ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलने की सुविधा है। हाँ। वहां पर टीकाकरण भी होगा, बच्चे को खाने के लिए भी कुछ मिलेगा, वहां पर ग्रोथ मॉनिटरिंग भी होगी कि बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, उसका कद ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, और साथ ही महिलाओं के लिए कुछ काउंसलिंग की भी सुविधा है कि जैसे पहले 6 महीनों में सिर्फ आपको उसको माँ का दूध ही देना है और कुछ नहीं देना, वो सारी चीजें भी वहां पर। एसेंशियली अगर हम देखें तो कुपोषण सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है और भूखमरी सबसे, मतलब एडल्ट्स भी उसमें शामिल हैं? नहीं, कुपोषण की समस्या एडल्ट्स में भी है। जैसे आप और मैं अनीमिक हूँ, मेरा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी एक कुपोषण का इंडिकेटर है। हाँ। तो कुपोषण के अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हैं, उसमें कद कम रह जाना, आपके उम्र के हिसाब से वजन कम होना, ठीक है, और अनीमिया भी है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को भी लिया जाता है। हाँ। अलग तरह के सूचक हैं। हाँ। बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा बात की जाती है कि अगर आपने पहले 3 सालों में
बच्चे को कुपोषण से नहीं आप बचा पाए तो बाद में उस बच्चे के लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जो हमारी नीतियां रही हैं वो उसी एज ग्रुप को बहुत बुरी तरह से निग्लेक्ट करती आ रही हैं। नीतियों से क्या मतलब है आपका? हम जो अभी देख रहे हैं आंगनबाड़ी जहां पर सब कुछ एक होना चाहिए, खुद वहां की जो जिम्मेदार जो महिलाएं हैं जो चला रही हैं, शायद उनको भी शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन क्या यही तस्वीर अधिकतर आपने देखी है? क्योंकि वो अगर हम सीधा सीधा बोलें तो वो इल इक्विप्ड है जो काम उनको दिया गया है वो करने के लिए, और उनको ये सिखाने के लिए भी शायद बहुत प्रयत्न नहीं किए गए हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसमें शायद हमसे बेहतर काम नेपाल और बांग्लादेश कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि जो आस पड़ोस के देश हैं वो हमसे पीछे शुरू हुए थे और हमसे अब आगे निकल गए हैं। इसका एक बड़ा मुख्य कारण ये है कि उन्होंने इन चीजों पर पैसा खर्च किया है। अगर आप इंडिया के आंकड़े देखें तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे सब सहारन अफ्रीका से भी हम कम खर्च करते हैं। अच्छा, ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये ग्राफिक्स भी जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो रितिका जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं वो इससे काफी कुछ जुड़ा हुआ है। राइट जी, हम जीडीपी का 5% ही केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पे डाल रहे हैं। ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। और आप देखिए कि सब सहारन अफ्रीका की जो के देश हैं जो हमसे काफी ज्यादा गरीब हैं, वहां पर भी 6% से ऊपर खर्च किया जा रहा है इन चीजों पर, और जैसे जैसे आप अमीर देशों में जाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो आंगनवाड़ी वाला कार्यक्रम है, जो आपका पहला सवाल था, उस पर मैं वापस आना चाहती हूँ कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में आंगनवाड़ी वाली जो स्कीम है वो बहुत धीरे से अब उसमें जान आ रही है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाएं, आप उड़ीसा जाएं, आप अगर हिमाचल जाएं, तो वहां की आंगनवाड़ी सेविका भी बहुत जानकार है, पढ़ी लिखी भी है, उसका प्रशिक्षण भी अच्छे से हुआ है। लेकिन उन राज्यों में जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा भी पूरी तरह से इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर से खुद अपना पैसा डालती है। आपको याद होगा पिछले साल मध्य प्रदेश में इन्हीं इलाकों में, मध्य प्रदेश के इन्हीं इलाकों से राज्य के पास एक प्रस्ताव आया कि अंडा दिया जाए। ये आदिवासी बहुमूल्य इलाके हैं जहां पर अंडा खाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चिट्ठी आ गई जो मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने वो अंडे वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और अंडा एक बहुत जरूरी चीज है बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी मात्रा में उसमें सारे पोषक पाए जाते हैं। और जो बच्चे का पेट है वो बहुत छोटा होता है, उसमें आपको इसी तरह का खाना देना है जिसमें बहुत कम मात्रा, मतलब जो उसकी वॉल्यूम है बहुत कम होने के बावजूद उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी आज हम इस स्थिति में हैं। दूसरा, नीतियों से जुड़ी हुई जो आपने बात कही थी, 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ। ठीक है। और जब खाद्य सुरक्षा कानून की बात होती है तो लोग केवल राशन वितरण प्रणाली पे बात करते हैं, लेकिन वो लंबी लाइनें जो लगी होती हैं वो दिखाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा कानून था उसमें 4 योजनाएं थी। उसमें पीडीएस था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आईसीडीएस है, आंगनबाड़ियां हैं, स्कूल में मिलने वाला मध्याह्न भोजन है, और चौथा एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है मातृत्व लाभ। अच्छा। जब मेनका गांधी ने मैटरनिटी एंटाइटलमेंट बिल पास करवाया तो उनकी काफी वाहवाही हुई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि उस बिल का लाभ केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं को होगा। जो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में एक प्रावधान है कि उनको 6,000 रुपए हर गर्भ के लिए दिया जाएगा। लेकिन आज तक 3 साल हो गए हैं इस कानून को पास किए हुए, लेकिन आज तक इसमें बजट में एक भी पैसा नहीं जोड़ा गया। जितना था पहले वो एक पायलट के तौर पे चल रही थी, वो उतना ही 50 जिलों में अभी तक चल रहा है, 600 में से। तो जहां पैसा लगाने की जरूरत है वहां पे सरकार पीछे हट रही है, और उसके पीछे आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में कि हम इतना पीछे रह गए हैं। और इसमें लोग मांग भी नहीं पाते। हम आपको एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि लेवल ऑफ अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो क्या है, क्योंकि अगर पैसा नहीं पहुंच रहा है, जो योजनाएं हैं सरकार की वो वहां पर नहीं जा रही हैं, तो उसके लिए मांग करने लायक भी अवेयरनेस होना चाहिए, और क्यों नहीं है ये भी आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ की एक और रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं।
60 साल के तांत्रिक सकरिया मंडलोई का दावा है कि 2 साल के शंभू और उसके 7 महीने के भाई शिव पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए उनका वजन इतना कम है। शंभू का वजन 8.5 किलो है, जबकि शिव महज 4 किलो का है। दोनों कुपोषित हैं, लेकिन उनके परिवार वाले इलाज के लिए उनको आंगनबाड़ी या अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जो फीस के तौर पर शराब और फल लेता है। मेरा बाप दादा ने सिखाया है, ऊपर वाला ने सिखाया है। तो जो सूख जाता है बच्चा, उसको इलाज करते ठीक हो जाता है। मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया। मैं कुपोषित बच्चों का इलाज करता हूँ और ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। अगर उनकी हालत खराब होती है तो उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वह पवन लागेगा नहीं। वो जो ये बच्चा सूख गया है, जो सूख गया है, दवा खाने ले गए थे सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी ढंग का इलाज तो होता ही नहीं। अभी इसके बड़ों से करवाए रहे। अच्छा, हाँ, कुछ फायदा हुआ अभी? थोड़ा सा फायदा हुआ है। किराड़े परिवार के घर से महज 200 मीटर दूर वाड़ी गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है। वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दबे मन से ही सही, लेकिन माना कि उन्होंने शंभू और शिव की सेहत की अनदेखी की। टीकाकरण में गई थी मैं, अभी बीच में पोषण हाथ, तो वो बच्चा नहीं आया और उसको मेरे को देना है। जाके कर सकते थे ना, लेकिन किए नहीं आप लोग। करेंगे नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। करना चाहिए। आसपास के लोग कहते हैं कि सिर्फ अंधविश्वास की ही वजह से लोग अपने बच्चों को ओझा या तांत्रिक के पास नहीं ले जाते, बल्कि इसका एक बड़ा कारण अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली अनदेखी और भेदभाव भी है। समाज में जो भेदभाव होता है ना, भेदभाव के कारण से अस्पताल और वगैरह नहीं जाते हैं और तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन महिला और बाल विकास विभाग का मानना है कि कुपोषण के खिलाफ सरकारी लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट तांत्रिक और ओझा हैं। इस जिले में 99% ये समस्या है, क्योंकि जब भी बच्चा या तो उल्टी होगी, दस्त होगी या कुछ फोड़े फुंसी टाइप के होंगे शरीर पे, तो सबसे पहले वो झाड़ बड़वा ओझा के पास जाएगा। उसके बाद नहीं सुधरता तो अंतिम ऑप्शन है या तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के पास जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे जल्द ही तांत्रिकों की मदद लेने की सोच रही है, ताकि वो कुपोषित बच्चों को पहचान पाए और साथ ही में उनको डॉक्टर के पास भेज सकें। लेकिन एक बात और है जो सरकार को समझनी होगी, वो ये है कि क्या कारण है कि यहाँ के लोग आंगनवाड़ी और अस्पताल जाने में संकोच करते हैं, और इसका एक सोल्यूशन भी निकालना होगा। तब शायद जाके इस क्षेत्र में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है उस पर लगाम लगाया और भी ठीक तरीके से जा सकेगा। अलीराजपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और वसीम राजा के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये लोग भी वहीं के हैं, ये तांत्रिक ओझा भी वहीं के हैं और आंगनबाड़ी वगैरह के लोग भी वहीं के हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो अनदेखी की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं, वो अपने ही लोगों की अनदेखी कर रहे हैं किसी न किसी वजह से, चाहे जो भी वजह उसकी हो। तो इसमें जो सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, आखिर क्या हो सकता है? समस्या तो बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है। मेरे ख्याल से एक छोटी सी टिप्पणी मैं मीडिया पे भी करना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से मीडिया के कम से कम दो काम है। एक तो ये कि जहां पे ठीक नहीं चल रहा, आप उसको उजागर करें, लोगों के सामने लेके आए। दूसरा एक रोल ये भी है कि जहां काम कर रहा है वो भी लोगों को बताइए कि यहाँ पे कैसे बदलाव आया, और उसमें मेरे हिसाब से जो खासकर ग्रामीण और हमारे जो मुद्दे हैं, जो मैं अपना मानती हूँ, भुखमरी और कुपोषण, उसमें मीडिया कभी गांव तक नहीं पहुंच पाता। और खासकर अगर उनको बताएं कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो कहते हैं हमारी स्टोरी नहीं चलेगी। तो अगर आप मीडिया सर्च भी देखें, गूगल ट्रेंड्स में आप जाके देखिए, पिछले 5 साल में मैंने एक अभी आने से पहले सर्च किया, एक तरफ मैंने हंगर डाला और दूसरी तरफ मैंने आईफोन डाला, और उसका पिछले 5 साल में न्यूज में कितनी बार लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। तो जो आईफोन का ट्रेंड है वो हंगर से बहुत ऊंचा है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे मीडिया जो है वो उसको ज्यादा पड़ी है आईफोन के बारे में और ऑडी के बारे में, और न कि लोगों के जो असली मुद्दे हैं। तो जब तक ये मीडिया में मुद्दे नहीं आएंगे तब तक राजनीतिक दबाव भी नहीं बन पाएगा। चलिए थोड़ा बहुत तो हम उठाए। हाँ, इसलिए इस तरह के जो इंडेक्स हैं वो बहुत काम आते हैं। हाँ। चाहे वो इंडेक्स में कुछ त्रुटियां हो या कुछ भी हो, लेकिन एक वो खबर बन जाती है। खबर मेरे ख्याल से और भी तब बड़ी बनेगी जब पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा, तब सबके पसीने छूटेंगे। बिल्कुल।